सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ में वज़ीर आज़म की इसी गुफ्तगू से करना चाहूँगी जो आज सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म का खिताब था, उसमें बातें बड़ी अहम थीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस मुल्क में गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग, यानी कमज़ोर के लिए अलग और ताकतवर के लिए अलग कानून होता है, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। यहाँ पर हमें एक कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, जब ही मदीने की रियासत बनती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हमें वाकई मदीने की रियासत बनानी है तो हमें जो ताकतवर है उसको कानून के अंदर लाना होगा। लेकिन नाज़रीन, ऐसा होता तो नहीं है हमारे मुल्क में। बातें तो बहुत की जा रही हैं और की जाती भी है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? कितने ही लोग हैं जो कमज़ोर हैं, वो अभी जेलों में हैं, उनको सज़ाएं हो चुकी हैं। क्या उन्होंने जुर्म किया है या नहीं किया, ये एक अलग बहस है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कई बीमारियों का भी शिकार हैं, लेकिन उनको इस बात की परमिशन नहीं है कि वो वहाँ से निकल के, जेल से निकल के ही अपना इलाज करवा सकें। इस बात को तो बहुत दूर की बात कि वो मुल्क से बाहर जाके अपना इलाज करवाएं, क्योंकि इतना पैसा तो उन लोगों के पास होता ही नहीं है। फिर जहाँ तक इस बात की बात है कि एक आम आदमी को आप इस बात की भी इजाज़त दें कि वो अपनी मर्जी से जो है वो अदालतों से रुजू कर सके, या ये यहाँ तक बात कर सके कि जो उसने, जिसको सज़ा जो मिली है वो जुर्म उसने किया ही नहीं। तो ऐसा तो है कि एक अमीर के लिए, एक ताकतवर के लिए कानून बिल्कुल अलग है और एक गरीब के लिए, एक कमज़ोर के लिए कानून बिल्कुल अलग है। बहुत सारे वाक़यात हैं और आज जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे जहन में वो तमाम वाक़यात घूम गए। सानिया साहिवाल हो या फिर सलाहुद्दीन या फिर मोटरवे का वाक़या, ये बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने हैं जिन पर हम देखते हैं और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या पेशरफ्त हुई, क्योंकि कुछ चीज़ें गुम सी भी हो जाती हैं। ना ही उस पर रियासत बात करना चाहती है और ना ही मीडिया, और फिर वो गुम हो जाती हैं और फिर हमको भूल जाते हैं और हमें सिर्फ बात याद रहती है सियासतदानों की कि सियासतदानों को रिलीफ मिला या नहीं, उनका इलाज मुमकिन हुआ या नहीं, उनको बाहर जाने की परमिशन मिली या नहीं। तो अगर आज वज़ीर आज़म ये बात कर रहे हैं तो फिर उसको अमल दरामद कराना भी बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो इस्लाहात करनी है कानून में वो भी बहुत ज़रूरी हैं। निज़ाम को तब्दील करने के लिए काम करने की बहुत ज़रूरत है। इसी पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। बसरा साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। सर, ये बहुत अच्छी बात है कि अमीर और गरीब के लिए एक ही कानून होना चाहिए, एक कमज़ोर के लिए अलग नहीं होना चाहिए, ताकतवर के लिए कानून अलग नहीं होना चाहिए। अगर एक कमज़ोर के घर में भी डकैती हुई है या उसके साथ भी कोई गलत काम हुआ है तो उसकी FIR भी फ़ौरन दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उसको भी तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बातें तो बहुत की जाती हैं। सुमैया, देखें, ये वो हार्ट टचिंग बातें हैं जो हकीकत हैं। कोई इसको तस्लीम करे या ना करे, आपका दिल भी इस बात की गवाही देता होगा कि आज भी पाकिस्तान, जिसको कोशिश कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान बन जाए, गरीब का और अमीर का एक मुल्क बन जाए, यहाँ पर ताकतवर का और कमज़ोर का एक मुल्क बन जाए, अगर मैं ये कहूँ कि हमें कामयाबी मिली है तो हरगज़ ये गलत बात होगी। अभी बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 70 साल यहाँ पे सुमैया ताकतवर के लिए इदारे बनाए गए, ताकतवर को इदारों ने प्रोटेक्ट किया, पैसे वालों को इदारों ने प्रोटेक्ट किया, और यहाँ पे निज़ाम ही एक ऐसा था जो अभी भी मैं कह रहा हूँ है, ये नहीं कि मगर निज़ाम ख़त्म हो गया है। उसके लिए सिर्फ इमरान खान या हुकूमत जो है वो कामयाब नहीं हो सकती जब तक हमने इनफरादी तौर पर हर आदमी ने इसको रियलाइज़ ना किया कि हमें अंडर द लॉ आना है। उसके लिए आप अभी देखिए, अभी आपने ख़बरों में भी सुना रहे थे कि सिंध में डाकू राज है, डेरा गाजी खान में डाकू ने क्या किया। ये एक स्टेट विद इन स्टेट है। इसी तरह जब आप वज़ीर आज़म बन जाएं, सदर बन जाएं, जनरल बन जाएं, जज बन जाएं, सहाफ़ी बन जाएं, और आप ये समझें कि ये मुझे लाइसेंस मिल गया है करप्शन का, लूट मार का, कि मैं कोई जुर्म करूं तो मुझे कोई नहीं पूछ सकता, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए इमरान खान बड़े खुले दिल के साथ तस्लीम करते हैं कि आज भी जब बड़े बड़े लोग अदालतों में जाते हैं तो आप देख लीजिए, ये वो हकीकत है जो मेरे पे खुद गुजरी है
मेरे एक शहर हरुणाबाद में मुझ पर कातलाना हमला होता है, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के अपना वाकया बताने लगा हूं। वो अरबपति और खरबपति लोग हैं, अल्लाह ने उनको दिया है। आप यकीन माने, थाने उन्होंने खरीदे, अदालतें उन्होंने खरीदी, मनी लॉन्ड्रिंग वो कर रहे हैं, टैक्स चोरी वो कर रहे हैं, हाथ में तस्बीह है और यतीम खाने भी चल रहे हैं, लंगर खाने भी चल रहे हैं। लेकिन इस तरह घिनौना किरदार है। और उनके जो फ्रंट मैन है, मैं टीवी पे उनका नाम बोल दूं ना तो यकीन माने एक इस तरह का झुंझलाहट आ जाए, इस तरह की गुफ्तगू हो जाए कि आप कहेंगे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको लोग, मैं अभी आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन मेरी भी अभी जरूरत नहीं पड़ रही कि मैं आज बोल टीवी पे बैठ के, जो इतना बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं उन लोगों के खिलाफ बात कर सकूं। यानी कि ये वही डर और खौफ है ना कि हम जब बात ही नहीं कर सकते, अभी हम में इतनी जरूरत नहीं है, तो फिर हम आगे काम कैसे करेंगे? ये जरूरत उसकी वजह सबको मिलकर दिखानी होगी ना। सुने उसकी वजह क्या है जी? अल्लाह ना करे मैं उन हस्तियों के नाम मुंह से निकाल दूं, मुझे कहा जाएगा कि यार इतने बड़े बड़े लोगों के, जिनसे लोग इतने मुतासर हैं, जिनसे लोग इतनी तारीफ करते हैं, उनके किरदार क्या है और अंदर से कौन से घिनौने किरदार हैं। चले आप बात ना करें, लेकिन अगर आप ये समझते हैं ना कि वही लोग कसूरवार हैं, तो आपको उनके खिलाफ मुकदमा जरूर दर्ज करना चाहिए, क्योंकि खुद आप भी कानून के तालिबे इल्म हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं ये किस तरीके से इस पर काम होता है। पॉइंट टेकन। सुमैया जी सर सुने, मुझे 1 मिनट और दे दें। सुमैया, मेरे पे कातलाना हमला हुआ, उसके लिए मैं कहां नहीं भागा। मैं खुद मैं इस वक्त भी हुकूमत का हिस्सा हूं। मैं तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन हूं। पिछले 5 साल की आपको मैं बात बता रहा हूं, आपको याद होगा जब मेरे पे कातलाना हमला हुआ और मुझे बाय एयर कराची शिफ्ट किया गया एयर एम्बुलेंस में, 15 दिन में वहां एडमिट रहा। और इस केस में जिस तरह मेरे सामने मेरे जैसा बंदा इस सिस्टम में अपने आप को बेबस समझ रहा था, वजह उसकी क्या थी? किसी का चीफ मिनिस्टर, किसी का मिनिस्टर, किसी का जज, किसी का जनरल, किसी के उलमा इकराम, मैं क्या नाम लूं, तमाम लोग। चलें, आप ये कह रहे हैं कि लोग ही बिक जाते हैं। जब लोग ही बिक जाएं तो आप किससे फिर इंसाफ तलब करेंगे? लेकिन एक अकेला इमरान खान भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, क्यों कभी सियासतदानों ने, आप लोगों ने मिलकर इस पर काम नहीं किया कि जो रिलीफ हम अदालतों से मांगते हैं, यानी कि सियासतदान मांगते हैं, जो सुकून हम चाहते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं, वो एक आम आदमी को ही मैसर हो। एक आम आदमी जो एक गरीब आदमी है, जिसके पास इतनी ताकत ही नहीं है, ना उसके पास इक़्तिदार की ताकत है, ना उसके पास पैसा है, उसको भी वही रिलीफ मिले जो सियासतदानों को या फिर एक ताकतवर आदमी को मिलता है। कभी आप लोगों ने इस पर काम क्यों नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया रिजवान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और शौकत बसरा साहब ने भी आज बातें तो बहुत ही अच्छी की हैं, लेकिन ज़रा मैं ये भी अर्ज़ कर दूँगा कि ये जो एक मुल्क में 2 कानून ना होने की बात हो रही है, और इमरान खान आज भी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप सुर्खियाँ चल रही हैं, तो बात तो ये ठीक है, रातों रात नैब में हम तरमीम नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जब अपना नाम आता है तो रातों रात सदारती आर्डीनेंस आ जाता है नैब कानून में। इमरान खान अपना जो है वो सदर मुमलिकत को मशवरा देते हैं, वो आर्डीनेंस जारी कर देते हैं और 8 महीने के लिए अपने आप को बचा लेते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग केस 7 महीने नहीं 8 महीने से चल रहा है। ये मुल्क है, वो कहते हैं जी एक कानून होना चाहिए। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस 7 साल से जा ही नहीं रहे, वो चलता नहीं है, और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को उठा के जेलों में डाल दिया जाता है। ये जो अगर आप ये कहते हो कि एक कानून होना चाहिए, तो फिर अपने आप से शुरू करें ना। आपने कहा था कि मुझसे और काबीना से शुरू करें। आप देखें स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहे हैं, अभी रिंग रोड का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, अच्छा, ये वो आप देखें दवाइयों का स्कैंडल, ये सारे स्कैंडल। एक लम्हा अगर कानून एक है तो बताइए, बिल्कुल बताइए ना। 3.25 साल हो गए हैं आज। एक जुमला और सुन ले, एक जुमला और सुन ले। 3.25 साल हो गए हैं आज। आपको रहीम यार खान में डाकू राज नजर आ रहा है, आज आपको जनाब अली सिंध में डाकू राज नजर आ रहा है। 3.25 साल किस गार में सोए रहे आप? क्या ये नहीं हो रहा था? लोग खुदकुशियां नहीं कर रहे थे वहां? जनाब अली सड़क पे नहीं लोग मारे गए? यहाँ लोग अभी कत्ल नहीं हुए? किस किस जगह कत्ल हो रहे हैं और कौन कर रहा है? और इमरान खान साहब बैठे हुए सिर्फ वाज नसीहत करते हैं। तो भाई, बातें करने से रियासत मदीना नहीं बनती। रियासत मदीना बनाने के लिए आप एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करें। सवाल नहीं किया कि 2 चादरें कहाँ से लाई थी कि चले इमरान खान को 3.25 साल हुए ना,
इससे पहले जो आप लोग सारे, मैं तो सबकी बात कर रही हूँ ना, मैं तो ये पूछ रही थी कि तमाम सियासतदान इस पर काम क्यों नहीं करते। चलें, पॉइंट टेकन, मैं दोबारा आपके पास आऊँगी। हसन मुर्तज़ा साहब रुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हसन साहब, हम बात कर रहे हैं कि जी अमीर हो या गरीब, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होती है, ये होती ही नहीं है। हमारे मुल्क में ऐसा है ही नहीं कि एक कानून अलग है अमीर के लिए, एक कानून अलग है गरीब के लिए। गरीब बेचारा दर की टोकरे खाता है, एक FIR उसकी दर्ज नहीं होती, चाहे उसकी माल जाए या इज्जत जाए, उसका कुछ भी महफूज नहीं है। तो मेरा सवाल ये था कि तमाम सियासतदानों ने कभी इस बात पर कोशिश की नहीं की कि वो रिलीफ जो हम चाहते हैं अदालतों से, निज़ाम से, वो रिलीफ एक आम आदमी को ही मिल जाए। जब वो जाए तो उसकी भी ऐसी ही सुनी जाए अर्जी। नहीं, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि ऐसा नहीं है हमारे मुल्क में कि एक कानून हो सबके लिए। उसमें सिर्फ सियासतदानों को कर देना कि सियासतदानों के लिए एक कानून, सियासतदान नहीं चाहते और ये नहीं होता और वो नहीं होने देता, ये हर जगह पर इसी तरह ही है जी। आप जुडिशरी में चले जाएं, जो चीफ जस्टिस की हैसियत है वो दूसरे जजेस की नहीं, जो दूसरे जजेस की है वो सेशन जज की, सिविल जज की नहीं है। किसी तरह आप मेरी अर्ज तो सुन लेना, वो बात कंप्लीट कर दिया करें सुमैया। देख लें कि हामिद मीर साहब की जो आवाज है वो आपकी नहीं होगी, जो आपकी है वो आप नीचे जाए तो आपका वो जो रिपोर्टर है उसकी वो आवाज नहीं होगी। ये हर जगह पर जो नाइंसाफी है ये हर जगह पर हो रही है। सियासतदान इसके इसलिए ज्यादा जिम्मेदार है कि सियासतदानों ने इस पे इम्प्लीमेंट करवाना होता है। सियासतदानों की जिम्मेदारी में शामिल है कि वो ये करे। नहीं हो सका बदकिस्मती से, उस पे हमें सारों को कौम से माफी भी मांगनी चाहिए और इस पे इम्प्लीमेंट करने की और इस पे कानून साजी की और ये सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी करनी चाहिए। रिफॉर्म की अहम जरूरत है। अगर कानून सबके लिए नहीं होगा तो फिर कई इमरान खान पैदा होते रहेंगे, बार बार सिलेक्टेड आते रहेंगे, इसी तरह होता रहेगा। हम अपने बिल्कुल अपनी सफों में हमें चाहिए कि हम सफाई करें, हमें दूसरों को तनकीद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से वाकई ये कमी है कि जिम्मेदारी मैं तो कम से कम ओन करता हूँ कि हमें ये करना चाहिए था जो हम नहीं कर पाए, और अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला ये जरूर यकीनी बनाएंगे। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक्सेप्ट किया। मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ हसन मुर्तज़ा साहब, अगर आज एक इमरान खान ये बात करता है कि जी चलें बात ही करते हैं कि दो जो कानून रखने वाली कौमें हैं वो तबाह हो जाती हैं, इस पर हम काम करेंगे। अगर आज हुकूमत ये कहती है कि जी आए बैठे हैं, पीपल्स पार्टी भी आ जाए, नून लीग भी आ जाए, आज हम एक कानून बनाते हैं, चाहे वो अमीर होगा या गरीब होगा, कमज़ोर होगा या ताकतवर, चाहे वो कोई भी हो, मैं सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं कर रही, सबके लिए एक कानून होगा और उस पर अमल दरामद कराएंगे हम, तो क्या आप साथ देंगे? जी, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब आज तक वजीर आजम बने ही नहीं है। वो तो पार्ट टाइम सियासत कर रहे हैं, सुबह 8-9 बजे आते हैं, शाम 4-5 बजे चले जाते हैं। अच्छा। उनको वजीर आजम अपने आप को बनाते हैं, वो तो एक प्रोफेसर है। अच्छा। टीवी पे आते हैं, टॉक शोज में वो एज लाइव करते हैं और उस पर वो अपना लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं, और जो चीज पूछी जाए वो बड़े मसलों के हल बताकर और मईशत को बेहतर करने के तरीके बताकर वो चले जाते हैं। जिस दिन वो वज़ीर आज़म बनकर एक पेज पे इकट्ठा करेंगे, लाएंगे और बात करेंगे तो यकीनन उस दिन हम उनको सुनेंगे भी। और क्यों नहीं, हमने इस मुल्क, ये हमारा मुल्क है ना, किसी ने तो आगे ठीक नहीं करना। हम तो चाहते हैं कि चलो इमरान खान साहब ही कर लें अगर वो करना चाहते तो, लेकिन वो करें तो सही ना। अब बातों के जमा खर्च से अगर वो चाहें कि उनको वजीर आजम भी मान लिया जाए और उनको वो इज्जत हैसियत भी दे दी जाए जो अवामी नुमाइंदों की होती है, तो ये मुमकिन नहीं है। उन्हें पहले साबित करना पड़ेगा कि मैं एक हकीकी अवामी नुमाइंदा हूँ और मैं इन मसाइल से आगाह हूँ। उनको तो भी आगाह। अच्छा, तो बसरा साहब ये साबित कब करेंगे और कैसे करेंगे वजीर आजम इमरान खान और उनकी हुकूमत? मैया, सबसे पहले तो मैं हसन मुर्तज़ा साहब की, चूँकि जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है और ब्लंट बात करते हैं, देखिए उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि 70 साल तो हम लोग एक पाकिस्तान नहीं बना सके, हम इसमें नाकाम हुए हैं। और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ, आज मैं भी अगले 2.5 साल का मैं एतराफ़ करता हूँ कि हम भी एक पाकिस्तान बना नहीं सके, जो हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद वो इमरान खान जिसकी भी ये बात कर रहे हैं कि जो आदमी अपनी हर तोड़ कोशिश कर रहा है, जो करप्ट नहीं है, जो बददियानत नहीं है, जो लोगों को, ऐसे लोगों को बल्कि देखना भी नहीं चाहता, इसके बावजूद हर हाल में बैरियर्स मौजूद हैं। देखिए बात अभी आपने कहा ना, हर इदारे में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं,
एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दिया। लेकिन किसी भी जमात का सरबराह अगर बददियानत होगा, अगर डिसऑनेस्ट होगा, अगर वो कानून से बालातर होगा, अगर इदारों को घर की लौंडी समझेगा, तो वो पाकिस्तान एक नहीं बना सकता। मैं समझता हूं कि परवेज मुशर्रफ तक, खा वो अयूब खान हो, खा वो जनरल ज़िया हो, खा वो परवेज मुशर्रफ हो, इन लोगों ने अपने इक़्तिदार की खातर इन लोगों ने एक पाकिस्तान नहीं बनने दिया। लेकिन मैं सैल्यूट पेश करता हूं जनरल राहिल शरीफ साहब को, जनरल बाजवा साहब को। देखिए क्या क्या हालात नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने इक़्तिदार की खातर यहाँ पे मार्शल नहीं लगाए। उन्होंने अपनी इक़्तिदार की खातर या अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इदारों को यरगमाल नहीं बनाया। इसी तरह मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जितनी सियासी जमातें हैं, अगर इनके सरबराहन ये फैसला कर लें कि हमने एक पाकिस्तान बनाना है, हमने किसी करप्ट और बददियानत को कबूल नहीं करना है, तो क्या तब्दीली नहीं आएगी? क्या सहाफी साहबान ये फैसला कर लें? एक मिनट सब अपनी सफों में सफाया क्या करें, सहाफी साहबान, देखिए सुमैया क्या सहाफियों में सब ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। तो सर वहां पर भी अच्छे तो बुरे लोग मौजूद हैं। हम भी ठीक करें, आप भी ठीक करें, पॉइंट टेकन। लेकिन ये बहस दर बहस है। मैं कहता हूं चले मैं टेक ले बड़ी जिम्मेदारी आपके मौके ले लो सिद्दीकुल फारूक साहब का, स्टोरी चेंज करनी है। एक फिक्रा जी एक फिक्रा, मैं समझता हूं कि बीइंग हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जिम्मेदारी बनती है। सही है। इसी तरह अदलिया एक बहुत बड़ा सतून है। हमारे चीफ जस्टिस साहब को ये देखना पड़ेगा कि उनके नीचे जो लोअर कोर्ट है वहां क्या हो रहा है, वहां पे क्या तमाशा लगा हुआ है। बिल्कुल ये करना भी हुकूमत का काम है कि कवानीन पर अमल दरामद कराना, कवानीन बनाना, तो जाहिर है ये तमाम तर चीजें करना तो होती हैं हुकूमत ने, फिर बाकी चीजें आगे जाके चलती हैं। पॉइंट टेकन। जी सिद्दीकुल फारूक साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज बातें कुछ अच्छी भी हो रही हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ये जो 70 साल की बात करते हैं, हाँ। जी हो रही हैं। हाँ। उसमें देखिए 34 साल तो जो है वो फौजी हुक्मरान आए ना। सही है। 58 से लेके तो आपको पता है 31 दिसंबर 71 तक, 16 दिसंबर तक। सही है। आप देख लें ये कितने साल हैं, ये 13-14 साल बनते हैं। हाँ। उसके बाद 12 साल के लिए आ जाते हैं, उसके बाद 10 साल के लिए आ जाते हैं। बाकी जो 38 साल आज तक, एक लम्हा ना आपने बात कर दी है, आपने बात कर दिया, जरा सब्र करें। अब बाकी 38 साल जो रहते हैं, यार खुदा दा वास्ता यार, तेरी जुबान मुझ अगर बड़ी जुबान है तेरा भी सुनो, रहने एक मिनट। बाकी 38 साल में 26 से 28 जो है ना वो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर आए, इमरान खान समेत। सही है। और उसमें भी जो पीछे बैठ के जो कुछ होता रहा है या होता है, एक्सटेंशनें ली जाती रहीं, एक्सटेंशनें हुई, क्या करते रहे, आज एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, फलां को आगे फलां को पीछे, ये होता रहा है। ठीक है। इसलिए वो इमरान खान साहब जिस तरीके से आए हैं इक़्तिदार में, वो भी पता है। एक बात जो शौकत बसरा साहब ने बहुत सी अच्छी बातें की हैं, ये कहते हैं जी इमरान खान बड़ा ईमानदार है, बड़ा ये है। भाई इमरान खान करप्ट भी है, अगर ना होता तो उसके इर्द गिर्द करप्ट ना होते। इमरान खान बददियानत भी है, अगर ऐसा ना होता तो शौकत खानम का आज क्या मामलात है, उनकी बहन ने कहाँ से पैसे बनाए। अगर इमरान खान का किरदार भी देख लीजिए, और ये बददियानत इन्होंने कबूल की है, ये कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा सारा जमा करके पार्टी बनाई, और पार्टी बना के आप 4-4 टीमें 4-4 दफ़ा बंदे तब्दील हो रहे हैं और मामला कुछ चल नहीं रहा। अभी ये जो रिंग रोड है, रिंग रोड का जो करप्शन का ये स्कैंडल है, या दवाओं का स्कैंडल है, या चीनी का स्कैंडल है, या आप गंदम का स्कैंडल है, ये इन्हीं के पार्टी के तो लोग हैं। कहते हैं जी हम फ्री हैं, बड़े ईमानदार हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपके बेईमान आपके गिर्द कैसे जमा हो गए हैं? अंग्रेजी में कहते हैं द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आदमी की पहचान उसके दोस्त, उसके इर्द गिर्द की टीम के लोग हैं। आपने कहा था मैंने टीम बना ली है 200 आदमियों की, तो ये है ना इन्वेस्टिगेशन ही सही, एक रिपोर्ट बन तो रही है, एक चीज सामने तो लाई है ना हुकूमत। चले छोटी ही चीज को अप्रिशिएट कर दें। जहांगीर तरीन की इन्वेस्टिगेशन उनकी अपनी पार्टी का सेनेटर कर रहा है। जहांगीर तरीन की इन्वेस्टिगेशन अपने पार्टी के सेनेटर से करवा रहे हैं, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को पहले इल्जाम लगा के जेल में डाल देते हैं। कौन सी बात है? चले पॉइंट ये कौन सा तरीका है? मुझे जरा पीडीएम पर आखिरी क्विकली मौके पर मुस्तफा साहब का लेना है, फिर ब्रेक लेना है। हसन साहब, पीपल्स पार्टी का वापसी का कुछ है इम्कान के पीडीएम में आएगी पीपल्स पार्टी? देखिए जी, पीपल्स पार्टी पीडीएम बनाने वाली जमात है। पीपल्स पार्टी में पीडीएम के जो अगराज़ व मकासद थे
वो बनाए। सारा कुछ जो है वो पीपल्स पार्टी करने वाली है। पीपल्स पार्टी को तो एक सोची समझी मंसूबे के तहत निकाला गया है। महसूस कर रहे थे दूसरी सियासी जमातें कि शायद बिलावल भुट्टो का जो बयानिया है वो पॉपुलर बयानिया है और पंजाब के अंदर उसको बड़ी पजीराई मिल रही है। इन बुनियादों पे पीपल्स पार्टी को निकाला गया है। पीपल्स पार्टी ने तो जो कहा था उसका नैरेटिव मानते हैं, उसको एंडोर्स भी करते हैं और नोटिस भी देते हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी को निकाल दिया है, आप लोग इस्तीफे तो दे दें। अब कोई बात ही नहीं करता इस्तीफों की, अब कोई बात नहीं करता लॉन्ग मार्च की, अब कोई बात नहीं करता धरनों की। पीपल्स पार्टी यही कहती थी कि हमें कोई फोरम भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, असेंबली के अंदर भी और असेंबली से बाहर भी। हमें इस हुकूमत पर अपना जो प्रेशर है वो बिल्ड करना चाहिए। आप नॉन इश्यूज को छोड़े, इश्यूज की तरफ हम आते हैं। तो इन्होंने अजीब अजीब कुछ भी कहा जी ये अपोजिशन लीडर क्यों बन गए हैं। अब अपोजिशन लीडर अगर हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो तो हमारा हक क्यों नहीं बनता। पंजाब के अंदर नून लीग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ऑपोजिशन लीडर है उनका। कौमी असेंबली के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ऑपोजिशन लीडर है उनका। पंजाब के अंदर आज भी जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए कहा जा रहा है कि हमें चेयरमैन बनाया जाए। क्यों? क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो अगर वहां पर हम बन जाते हैं तो हमें बाप के वोटों का ताना दिया जाता है, जबकि ना हमारा कोई बाप से ताल्लुक, ना लेना देना, ना हमने उनके वोट लिए। हमारे तो 26 वोट थे। सर आपकी जो बात है ना, ठीक है सर, ब्रेक में ले लूं, मुझे ब्रेक का बहुत देर से कहा जा रहा है। हसन साहब ब्रेक ले ले, वापस आते हैं तो आप ही की बात का जवाब लेते हैं सिद्दीक फारूक साहब से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले हम पीडीएम के मुस्तकबिल बात कर रहे थे तो हसन साहब ने बहुत सारे चार्जेस लगाए हैं नून लीग पर। सिद्दीकुल फारूक साहब, नून लीग क्या चाहती है? यहाँ पर शहबाज शरीफ का बयानिया माना जाएगा या मरीम नवाज का? हमारा तो बयानिया एक ही है। अगर कहीं शहबाज शरीफ साहब ने कहा हो कि मेरा बयानिया अलग है तो फिर बात है, बाकी कोई जो मर्जी कहे। नहीं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम लेकर आएंगे, मरियम साहबा कहती हैं ऐसे नहीं, माफी मांगे तो फिर आएंगे पीडीएम। देखिए जो बात है इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं। बाकी जो 12 निकात हैं पीडीएम के वो सबको मालूम है कि कितने अजीम निकात हैं। रह गई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात, मैं नहीं करना चाहता तल्ख बात, लेकिन मैं आराम से बड़ी प्यार से बात करूंगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे ही तो हमने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को चेयरमैन सेनेट के लिए वोट दिए थे ना। वो नहीं हो सके तो वादे के मुताबिक फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन जो था वो दूसरे, उसके बाद जो दूसरी पार्टी है उसका होना था, वो वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। रह गया हसन मुर्तज़ा साहब का एहतराम अब मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन हुजूर बाप से वोट हमने नहीं लिए, आप ही ने लिए हैं। इसलिए ये आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर आइए, बात जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है आए। अगर आपकी ये वजाहत कि जी ये हमारा हक है, हमने जो अगर हमारा चेयरमैन नहीं भी बना, जो अभी कोर्ट में है मामला, खुदा करे कि आपका गिलानी साहब चेयरमैन बन जाएं, क्योंकि वो 7 वोट तो वैलिड हैं, सही आपके बन जाएं तो फिर तो हमारा हक होगा ही ना। आप वहां कर दें बात। रह गई बात, एक और बात मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ये जो हमारे इमरान खान के दोस्त हैं, बहुत बात में शौकत बसरा साहब, हम सब लोग पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे का हमें एहतराम करना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने जनरल परवेज मुशर्रफ के दिनों में काला धन खुद सफेद कराया। उनकी बहन ने 60 या 62 अरब रुपए 2017 में काला धन सफेद कराया। शौकत खान की वो डायरेक्टर है, एक लम्हा उनकी ऑफशोर कंपनियां इमरान खान की जो उन्होंने मानी है, तो कहां से ईमानदार आ गए। सिद्दीकुल फारूक साहब बहुत शुक्रिया, शौकत बसरा साहब बहुत शुक्रिया, हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ खैरपुर की राबिया नाज से। ये कौन है? ये हैं राबिया नाज, यूट्यूबर जो कि खैरपुर में रह के वहाँ की कम वसाइल के बावजूद अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। आइए उनसे मिलते हैं। राबिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि आपको कैसे ख्याल आया कि अपना आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करेंगी? जी राबिया को हम कनेक्ट करें।
जी राबिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम राबिया, ये खैरपुर में रह के आपने कैसे सोचा कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करें? ये ख्याल कैसे आया आपको? देखिए, मुझे ख्याल भी इंटरनेट से ही आया। मैं बचपन से इंटरनेट यूज़ करती हूँ, तो ऐसे वीडियोस बहुत देखती हूँ मैं बचपन से। तो मुझे बहुत शौक था ये कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस देखने का। तो मुझे पता चला कि यूट्यूब वाले पे करते हैं, तो मुझे शौक हुआ कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करूँ। मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और मेरी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, तो मैं वो भी ले सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अच्छा, तो क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का और कितने आपके अभी सब्सक्राइबर हो चुके हैं? जी, मेरे चैनल का नाम फैशन एडिक्शन है और वो फैशन से रिलेटेड है। अच्छा। और मेरे सब्सक्राइबर 1,78,000 है। ज़बरदस्त। अच्छा राबिया, आप पहली हैं अपने शहर में जो अपना लड़की होकर खुद घर बनवा रही हैं, तो यानी कि ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया था जिस पर आपने काम करना शुरू किया। घर वालों ने कितना सपोर्ट किया आपको? जी, घर बहुत सपोर्ट किया है। मेरे अब्बू ने, अम्मी ने, भाइयों ने, बहनों ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया है। अगर सपोर्ट ना करते तो शायद मैं ना कर पाती। तो बहुत सपोर्ट किया मुझे घर वालों ने, और गांव वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा राबिया, ये बताइए, ज़ाहिर है एक ऐसा छोटा शहर जहाँ पे बिजली कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, इंटरनेट कभी है नहीं है, ऐसे मामले आप कैसे अपनी जो वीडियोज़ हैं वो बनाती हैं और फिर उनको अपलोड करती हैं? कितनी मुश्किलात होती हैं आपको इसमें? देखिए, शुरू में जब हम यहाँ आए थे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि लाइट का होता है। लाइट यहाँ बहुत कम आती है, कभी आती है कभी नहीं आती, और 2-3 दिन भी नहीं आती। लेकिन हमने सोलर सिस्टम का लगाया हुआ है, सोलर सिस्टम का बंदोबस्त किया हुआ है यहाँ पे। तो फ़ोन चार्ज तो हम वहीं से करते हैं, और लाइटिंग का भी हमने वो मसला हल कर दिया है। लेकिन इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ। इंटरनेट कोई भी हो, किसी भी कंपनी की इंटरनेट हो, मोबलिंग की, जोंग की, तो वो नहीं चलती। अच्छा, तो फिर आप क्या करती हैं फिर राबिया? आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चलती हैं? आपको कितनी मुश्किल आती है? एक वीडियो अपलोड करने के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए होता है, 2 दिन या 3 दिन, कितने दिन चाहिए होते हैं? नहीं, मेरी 1-2 घंटे में वीडियो बन जाती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा, मुझे फ्री कर दें घर वाले कि चलो जाओ तुम वीडियो बना लो, तो 2-3 घंटे के बाद बन जाती है। तो फिर इंटरनेट चल रहा होता है तो मैं अपलोड कर देती हूँ, अगर नहीं चल रहा होता तो मैं रख देती हूँ। जब इंटरनेट चलता है तो फिर उस वक्त अपलोड करती हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये आपने कहा ना आपको शुरू से शौक था, ये फैशन सेंस कैसे आया? फिर आपका चैनल किस तरह से बताता है लोगों को फैशन सेंस के हवाले से? यहाँ पर कटिंग का तरीक़ेकार सिखाया जाता है, या ये बताया जाता है कि किस तरह के फैशन सेंस के आप कपड़े बनवाएं और पहने? क्या होता क्या है आपके चैनल पे? हाँ, बस यही होता है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि क्या फैशन में इन है और क्या फैशन से आउट हो गया है। अच्छा। क्या पहनना चाहिए इस वक्त, क्या फैशन में इन है। तो लोग बहुत कमेंट में भी यही पूछते हैं मुझसे कि क्या फैशन में इन है, क्या ट्रेंड में चल जा रहा है, कौन सा ड्रेस, कौन सा कलर, कौन सी लेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, कौन सी नेक डिज़ाइन। तो उनको अवेयरनेस होती है। और कटिंग और स्टिचिंग का भी बहुत कहते हैं मुझे, लेकिन मेरे पास वसाइल की कमी थी तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। अभी मेरे पास बहुत कुछ है, तो अभी मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी जिसपे मैं कटिंग और स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। अच्छा राबिया, ये सारी मदद आपको कहाँ से मिलती है? आपको कैसे पता चलता है कि आजकल क्या इन है, क्या आउट है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं? ये कहाँ से लेती हैं आप हेल्प? ये जो ब्रांड्स है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं उनसे देखती हूँ। उनके इंस्टाग्राम पे, उनके आईडी, उनके जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पे देखती हूँ। अच्छा, तो वहाँ से आपको सही मदद मिल जाती है? आप वहाँ से इंस्पायर भी हैं कुछ पेजेस से, या कुछ लोगों से इंस्पायर हुई हैं आप? लोगों से तो नहीं, लेकिन पेजेस, इंस्टाग्राम पे पेजेस बहुत सारे हैं, मैं उनसे देखती हूँ कि क्या ट्रेंड में है, तो मैं वहीं से लेती हूँ। अच्छा, ये बताएं, मदद कौन करता है आपकी वीडियो बनाने में? सबसे ज़्यादा किसकी मदद आपको मिलती है घर में? देखिए, मेरे जो वीडियोस हैं वो, उनकी एडिटिंग इतनी कुछ खास नहीं होती, कुछ उसमें ज़्यादा होता नहीं है, तो मैं खुद ही एडिटिंग कर लेती हूँ, मोबाइल से ही करती हूँ सब कुछ मोबाइल से करती हैं? अभी भी आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है। अच्छा राबिया, मुझे ये बताइए कि अगर कोई चाहता है अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना, तो वो क्या करे? पहला तरीका क्या हो? वो कंटेंट पे ध्यान दे कि कैसा उसका मवाद है, मवाद ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, या फिर कोई भी कंटेंट चल जाता है, बस क्लिक होने की बात होती है? आप क्या समझी हैं? नहीं, देखिए, कंटेंट की तो बात है। अब कोई बंदा ऐसे ले कोई इंटरेस्ट ही ना ले, तो वो तो फिर उसका चैनल तो चलेगा ही नहीं ना। ऐसा तो कंटेंट होना चाहिए कि लोगों को इंटरेस्ट तो हो, जरूर हो। फिर अगर आप कोई भी कंटेंट ले और आप उसमें अच्छी तरह से मेहनत करें और डेली बेसिस पे वीडियोस डालें, तो यूट्यूब उसको रैंक करेगा, वो जरूर चैनल चलेगा।
लेकिन आपको कॉन्टेक्ट का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसा ना हो कि लोगों को बिल्कुल ही इंटरेस्ट ना हो उसमें। हाँ। और मैंने जो कॉन्टेक्ट लिया है फैशन का, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अच्छा, आपने क्या सोचा है, आप इसमें कुछ और भी ऐड करेंगी फैशन के अलावा? कुछ और चीज़ें जो आप चाहती हैं कि इसमें ऐड करें अपने चैनल में, अपने शहर के हवाले से, अपने घर के हवाले से, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कभी सोचा है आपने कुछ और भी तब्दीली लाएं अपने चैनल में? देखिए, तब्दीली ये मुझे लोग बहुत कमेंट करते हैं कि जो ड्रेसेस आप दिखा रहे हैं हाँ। वो हमें परचेज भी करने हैं। अच्छा। तो आप साइट्स के, वेबसाइट के जो आप वो हमें प्रोवाइड करें कि हम कहाँ से लें, या जो आप कपड़े दिखाती हैं वो हमें दें। तो हम ऑनलाइन बिजनेस का सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन डिलीवरी का शुरू करेंगे कि ऑनलाइन डिलीवरी अगर जो ड्रेसेस हम दिखा रहे हैं वीडियो में वो उन तक पहुँच भी जाए। सही, बहुत शुक्रिया आपका राबिया नाज, हमारी और ज़बरदस्त यूट्यूबर। और देखें, इतने छोटे शहर में रहकर वो अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं, फैशन सेंस दे रही हैं, और उनके चैनल का नाम है फैशन एडिक्शन। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरा मैसेज है राबिया नाज की तरफ से। खैर नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं एक ऐसे बिल की बात करने वाली हूँ जो कल टेबल किया गया है असेंबली में। वो बिल क्या है वो बता देती हूँ कि 18 साल में नौजवानों की शादी ना करने पर वालिदैन को जुर्माना किया जाएगा। और ये बिल पेश किया एमएमए के रुकन असेंबली अब्दुल रशीद साहब ने, क्योंकि 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये बिल था, जिसमें कहा गया कि 18 साल के नौजवानों को लाजमी शादी करनी होगी, वालिदैन को उनकी शादी करानी होगी। उन्होंने उसको जोड़ा कि इससे बेरारवी कम होगी, रेप के केसेस रुक जाएंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रुकन असेंबली सैयद अब्दुल रशीद साहब। बहुत शुक्रिया रशीद साहब। ये बिल क्या है और ये जो आपने टेबल किया है कि 18 साल की उम्र में जो है वो शादी करवा दी जाए, बच्चों की नहीं करवाई जाएगी तो वालिदैन पर जुर्माना होगा, क्या मंतक है इसकी कि रेप केसेस भी रुक जाएंगे इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये एक माशरती दीनी मिली फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए बिल जमा कराया है। और इस्लाम और नबी मेहरबान की तालीमात के मुताबिक निकाह की उम्र बलूगत है जो 12 से 15 साल होती है। लेकिन जाहिर सी बात है ये मुमकिन नहीं होता, तो माशरे के डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए और जो इस वक्त बेरा रवी है माशरे में, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, फाशी और यानी है, इसी तरह आप कह लें कि बगैर निकाह के ताल्लुकात इस्तेवार किए जा रहे हैं। इसी तरह माशरे के अंदर बहुत सारे मसाइल इस तरह के हैं कि बच्चियाँ, उनकी उम्र निकल जाती है, जहेज की तैयारी और इंतज़ार के अंदर उनकी शादी नहीं होती है। इस तरह बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिसने माशरे को एक बेरा रवी की तरफ धकेला है। तो चीज़ों को, ख़राब रास्तों को बंद करके शरीयत के मुताबिक आसान रास्ता खोलना हम सब का दीनी फरीज़ा भी है, और बहैसियत मेंबर सूबाई असेंबली कानून साजी में किरदार अदा करना मेरी। लेकिन जो आप ये बात कह रहे हैं कि इससे रेप केसेस रुकेंगे, तो रेप तो छोटी बच्चियों के भी होते हैं और ज़्यादातर इसमें जो शादीशुदा मर्द हैं वो मुलव्वस पाए जाते हैं, और ना सिर्फ बच्चियों के बल्कि बच्चों के भी रेप होते हैं। तो ये 18 साल में शादी करने से रेप केसेस कैसे रुकेंगे, ये क्या लॉजिक है? देखिए, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खुतबा है नौजवानों से, और उन्होंने उनको मुखातिब करके ये कहा कि अपनी निगाहों को नीचे रखो, निकाह कर लो। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, देखिए एक फितरी ज़रूरत इंसान की है, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन इस्लाम ने उसका एक रास्ता रखा है, जायज़ रास्ता, उस जायज़ रास्ते को इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, बच्चियों के रेप के केसेस जो हैं वो, क्योंकि 3 साल के अंदर मैंने देखा है कि असेंबली के दौरान हर सेशन में कोई ना कोई रेजोल्यूशन हम पास करते हैं, और वो कहीं पर ये मसला हो रहा होता है कि जी मज़हब तब्दील कर लिया खातून ने और उसके ऊपर मसाइल मौजूद हैं, कहीं बच्चियों के साथ रेप के मामलात हैं। इसी तरह जो आप कह लें कि तलाक का रुझान रेशो बढ़ गया, इस वक्त भी 22,000 केसेस जो है वो कोर्ट में मौजूद हैं। 1500 हर महीने तलाक के केसेस हो रहे हैं। सही। ये वो सारे मामलात हैं कि जो सादगी इख्तियार ना करने की वजह से ख्वाहिशात करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि सादगी इख्तियार करें, निकाह को फरोग दें और निकाह करें ताकि बुराइयों से बच सकें। ये आपका एक मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रशीद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।